जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट रामराज दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बनलाइन न्यूज़ के इस चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस बारे में हम चर्चा करेंगे वो है गुजारा भत्तों के मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, यानी मेंटेनेंस के केसेस जो हैं उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि इन केसों को जो है किस प्रकार से डील किया जाएगा, कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काफ़ी सारे जो है एक्ट हैं, काफ़ी सारे प्रावधान हैं मेंटेनेंस को लेकर, जिनमें क्या है अलग अलग कोर्टों में जो है मेंटेनेंस के केस दायर किए जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, अलग अलग तरीके से इनको डील किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इसलिए जारी की है ताकि इनमें जो है एक रूपता लाई जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके और एक ही तरीके से जो है मेंटेनेंस के केस पूरे भारत में डील किए जा सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 5 गाइडलाइन इशू की गई हैं और ये गाइडलाइन जो फॉलो की जाएंगी वो सारे जो मेंटेनेंस के केस डील करते हैं ट्रायल कोर्ट, जैसे कि फैमिली कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इन कोर्ट के द्वारा जो है ये गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी और मेंटेनेंस के केस डील करते वक्त इन गाइडलाइन को ही जो है आधार बनाकर जो है मेंटेनेंस के केस में जो है आदेश पारित किया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और डिटेल में समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आने वाले जो है सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये जिस केस के माध्यम से ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो केस का टाइटल जो है वो है, इसमें जो पक्षकार थे रजनीश वर्सेस नेहा थे और जो ये केस है वो एक एसएलपी के थ्रू आया था सुप्रीम कोर्ट में 9503/2018 इसका नंबर और इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है दोस्तों वो है 730/2020। तो दोस्तों, ये केस का टाइटल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है लगाया गया था और इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस केस के माध्यम से जो सारे भारत के जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है और इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जिनके द्वारा जो है मेंटेनेंस के केस सुने जाते हैं, उन मेंटेनेंस के केस में काफ़ी सारी भिन्नता थी, काफ़ी सारे इश्यूज थे कि जिससे जो है मेंटेनेंस के केस में काफ़ी सारी समस्याएं फेस करना पड़ती थी क्योंकि हर जगह जो है ट्रायल में अलग अलग तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो जजमेंट पारित किया जाता था मेंटेनेंस के केस में, तो जिसमें काफ़ी सारे जो है डिस्प्यूट भी खड़े हो जाते थे, इशूज़ खड़े हो जाते थे। उन्हीं इशूज़ को देखते हुए उनको सॉल्व करने के लिए, उनको दूर करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से ये जनरल गाइडलाइंस जो है पारित की हैं जो कि पूरे भारत के जो है ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो है फॉलो की जाएंगी। अब पांचों गाइडलाइंस को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो पहली गाइडलाइंस पर हम बात करते हैं, पहली जो गाइडलाइंस है दोस्तों वो इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन है। अब सबसे पहले इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन को हम समझ लेते हैं, ये होता क्या है। दोस्तों, इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मामला जिस पर एक या एक से अधिक जो है कोर्ट को सुनने का अधिकार होता है, जिससे क्या होता है कि एक कोर्ट द्वारा जो है उस मामले में कोई जजमेंट पारित कर दिया जाता है, फिर दूसरी अगर किसी कोर्ट में जो है मैटर चलता है इसी मामले से रिलेटेड, तो जो है उसमें अगर कोई जजमेंट पारित किया जाता है तो उन दोनों जजमेंटों के बीच में या पक्षकारों के बीच में काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस के केस में भी जो है विभिन्न कोर्ट को जो है प्रावधान है काफ़ी सारे एक्टों के तहत, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट भी इसमें जो है मेंटेनेंस के केस को सुनते हैं, फैमिली कोर्ट के द्वारा भी प्रावधान है, कुछ कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो अगर सुने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन सारे इशूज़ को जब खड़े होते हैं तो इनको जो है सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर ऐसे किसी कोर्ट द्वारा जो है ये मैटर सुने जाते हैं तो उनमें जो है ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। तो गाइडलाइंस को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों, गाइडलाइंस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन के बारे में, टू ओवरकम द इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुडिक्शन एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि जो है इस ओवरलैपिंग जुडिक्शन से बाहर निकलने के लिए और जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो भिन्नताएं खड़ी होती हैं उनको दूर करने के लिए ऑर्डर बीइंग पास्ड इन डिफरेंट प्रोसीडिंग इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू इशू, यानी जो ऑर्डर विभिन्न कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीडिंग में पास किए जाते हैं उनके लिए काफ़ी सारा जो है आवश्यक हो गया है ऐसी गाइडलाइंस को इशू करना। इसलिए उन चीज़ों में एक रूपता लाने के लिए प्रैक्टिस में जो है ये फॉलो किए जाएंगे और ये गाइडलाइन जो फॉलो की जाएगी वो फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा थ्रू आउट यानी पूरी देश में जो है फॉलो की जाएगी। आगे इसमें कहा गया दोस्तों, वेयर सक्सेसिव क्लेम फॉर मेंटेनेंस आर मेड बाय अ पार्टी अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट द कोर्ट बोर्ड कंसीडर एन एडजस्टमेंट और सेट ऑफ द अमाउंट अवार्डेड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एनी फर्दर अमाउंट इज टू बी अवार्डेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पक्षकारों के द्वारा विभिन्न जो प्रावधान है, विभिन्न जो एक्ट हैं उनके तहत अगर मामला कोर्ट में दर्ज किया जाता है एक से अधिक कोर्टों में, तो जो है अगर किसी कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पारित किया जाता है उसमें कोई अमाउंट जो है डिटरमाइन करके
अलाउ किया जाता है कोई मेंटेनेंस, तो उसमें जो राशि अलाउ की जाती है उसको जो है कोर्ट जो जिस कोर्ट में जो बाद में केस चल रहा है उस राशि को ध्यान में रखते हुए ही जो अवार्ड पास करेंगे, या तो उसमें उस अवार्ड को एडजस्ट कर सकते हैं या सेट ऑफ भी कर सकते हैं। यानी अवार्ड एडजस्टमेंट और सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है कि उस राशि को ध्यान में रखते हुए उतनी राशि को कम करते हुए जो नया अवार्ड पारित किया जा सकता है, या कुछ के चेंजेस के साथ उसमें जो है बदलाव करके भी जो है नया अवार्ड पारित किया जा सकता है। पर उस चीज़ को है जो कंसीडर किया जाएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही जो है नया आदेश पारित किया जाएगा। आगे ये कहता है कि मेड मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज द प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड द ऑर्डर पास्ड देयर इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। यानी अब अगर पहले किसी कोर्ट में मामला चला है तो ये को कैसे पता चलेगा, तो पहले ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था कि जो है पक्षकार के द्वारा ये तथ्य जो है कोर्ट में रखे जाएंगे, पर अब मैंडेटरी कर दिया है कि अगर मेंटेनेंस का कोई केस जो है पहले प्रीवियस किसी कोर्ट में चला है और वहाँ पर जो प्रोसीडिंग हुई है, कोई आदेश किया गया है, तो सारी जानकारी जो है बाद में कोर्ट को देना पड़ेगी जिस कोर्ट में जो है मेंटेनेंस का वर्तमान में मामला चल रहा है। आगे ये कहता है इफ द ऑर्डर पास्ड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन द सेम कोर्ट। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए प्रीवियस कोर्ट द्वारा कोई प्रोसीडिंग किसी मेंटेनेंस के केस में चली है और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशन आते हैं, उनमें कोई भिन्नता आती है या अगर उसमें किसी बदलाव चाहते हैं, तो इट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन द सेम कोर्ट। तो ये रिक्वायर्ड है, ये आवश्यक है कि ये बदलाव जो है उसी कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिस कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग चली है। यानी साहब कहा है कि अगर आप उस जो ऑर्डर में आप कोई भिन्नता आती है या उसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो उसी कोर्ट को जो है आपको आवेदन देना पड़ेगा जिस कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। आगे ये कहता है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में ये कहता है दोस्तों कि अगर पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस को जो किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया जाएगा, तो उसमें जो है किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ कहा गया है कि द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एनक्लोजर 1, 2 एंड 3 ऑफ दिस जजमेंट एज मे बी एप्लीकेबल शैल बी फाइल्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई गई है तो उसमें जो है एफिडेविट के माध्यम से अपनी संपत्ति की जो है सारी जानकारी जो है कोर्ट को के सामने पक्षकार को देना पड़ेगी, और उस संपत्ति पर क्या लायबिलिटीज है, क्या दायित्व है, कितना भार है, यानी किस किस का जो है उस संपत्ति से जो है खर्चा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो डिस्क्लोज की जाएंगी। और इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फॉर्मेट भी जारी किया जिन फॉर्मेट में ये जानकारी एफिडेविट के माध्यम से दी जाएगी। तो इसमें जो एनक्लोजर 1, 2 और 3 है वो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मेट जारी किया है और जो भी एप्लीकेबल होता है उस फॉर्मेट के माध्यम से जो है जानकारी कोर्ट में दी जाएगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाय बोथ पार्टीज इन ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। यानी उसने बाद में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बोथ पार्टी यानी दोनों पार्टी द्वारा ये जो है जानकारी दी जाएगी, और ये जानकारी जो है पेंडिंग मैटर में भी दी जाएगी, जो अभी पेंडिंग मैटर है फैमिली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो जो अभी तक क्या होता था कि सिर्फ जो है रेस्पोंडेंट को ही अपनी संपत्ति की जानकारी देना पड़ती थी क्योंकि उसी के खिलाफ जो है मेंटेनेंस का क्लेम किया जाता था, पर अब ये है कि एप्लीकेंट को भी ये जानकारी शो करना पड़ेगी। अगर उसके पास कोई संपत्ति है और उस संपत्ति पर जो है दायित्व है तो वो सारी जानकारी अब जो है एप्लीकेंट को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगी। आगे ये कहता है कोर्ट एज द केस मे बी थ्रू आउट द कंट्री। जैसा कोर्ट में जो है लागू होता है पूरे भारत में, उस तरीके से जो है लागू किया जा सकता है, जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से किया जा सकता है। आगे जो है दोस्तों मैंने इस स्क्रीनशॉट लगा के जो है स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये फॉर्मेट के, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की गई उस पर हम बात करते हैं। तीसरी जो गाइडलाइंस है दोस्तों वो है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, यानी जो अमाउंट है वो किस तरह से मेंटेनेंस का अमाउंट को डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि रेसिडेंशियल हाउस यानी जिस रेसिडेंशियल अगर जिसके ने मेंटेनेंस क्लेम किया उसके पास अगर रेसिडेंशियल हाउस नहीं है तो उसके हिसाब से उस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखा जाएगा। ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो रेस्पोंडेंट है उसकी क्या संपत्ति है, उसकी इनकम कितनी है, वो जॉब क्या करता है, और एप्लीकेंट है वो क्या जॉब करता है। अगर नहीं करता है तो उसके पास जो है खर्चा चलाने के लिए संपत्ति कुछ है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी। ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो मेंटेनेंस क्लेम किया गया है अगर उसमें कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसकी एजुकेशन को ध्यान में रखा जाएगा। ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो अगर वाइफ है और वाइफ ने जो है मेंटेनेंस क्लेम किया तो वो ससुराल में किस स्थिति में रहती थी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या था ससुराल का, तो और उसके जो जीवन चलाने के लिए कितनी ज़रूरत है, उसको जो है खर्चा चलाने के लिए उसको अपने
स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो है कितना गुजारा भत्ता जो है ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें अमाउंट डिटरमाइन करते वक्त तय की जाएंगी और ध्यान में रखे जाएंगे। आगे ये भी कहा कि अगर जो है एप्लीकेंट जिसके द्वारा मेंटेनेंस का कोई केस लगाया गया है, तो अगर वो कोई बीमार है और किसी प्रकार की अगर सीरियस डिसीज़ है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो मेंटेनेंस के केस में अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने चौथी गाइडलाइन जो जारी की है वो की है डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवार्डेड, यानी किस डेट से जो है अमाउंट डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवार्डेड, यानी किस डेट से जो है मेंटेनेंस के केस में अगर कोई आदेश किया गया है तो लागू किया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है, वी मेक इट क्लियर दैट मेंटेनेंस इन ऑल केसेस विल बी अवार्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस एज हेल्ड इन बी पार्ट, यानी इसके जो बी पार्ट में जो पूरा जजमेंट था उसका बी पार्ट था, उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ, उसमें काफ़ी सारे जजमेंट को जो है कंसिडर करते हुए ये जो है फैसला लिया गया कि जो एप्लीकेशन के दिनांक से, जिस दिनांक से एप्लीकेशन फाइल की गई है उसी दिनांक से जो है मेंटेनेंस के केस में ऑर्डर को लागू किया जाएगा। अगर कोई मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है तो उसी दिनांक से जो है लागू किया जाएगा जिस दिनांक से जो है मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया गया था। अभी तक क्या होता था कि ऑर्डर दिनांक से अभी जो है लागू कर दिया जाता था, काफ़ी सारी भिन्नता थी, काफ़ी सारे कोर्ट जो है ऑर्डर दिनांक से करते थे, काफ़ी सारे कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर कर लेते थे कि जो है डेट ऑफ फाइलिंग के दिनांक से करते थे। तो इन सारी भिन्नताओं को खत्म करते हुए, इन सारे इशूज़ को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब भारत में जितने भी मेंटेनेंस के केस होंगे उनमें जो है एप्लीकेशन के दिनांक से, यानी जिस दिनांक से आवेदन कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, अगर मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है तो उसी दिन से ये आवेदन जो है आवेदन के दिनांक से जो है ऑर्डर लागू किया जाएगा। पांचवी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की है वो की गई है इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी इसका ये मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर का वो किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से जो है मेंटेनेंस अगर अलाउ किया गया है तो उसकी किस तरीके से वसूली की जा सकती है। तो इसके बारे में ये कहा, क्योंकि कई बार क्या दिक्कत होती है कि अगर मेंटेनेंस का केस में मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है तो रेस्पोंडेंट के द्वारा जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, तो जिसमें काफ़ी सारी परेशानी होती है। तो इन ऑर्डर को जो है किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से इसका जो है एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, किस प्रकार से जो है मेंटेनेंस वसूल किया जा सकता है। तो इसमें जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शन के माध्यम से कि फॉर एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इट इज डायरेक्टेड दैट एन ऑर्डर और डिग्री ऑफ मेंटेनेंस मे बी enforced under section 28A of the Hindu Marriage Act 1956, section 20 of subsection 6 of the DV Act and Domestic Violence Act and section 128 CRPC Criminal Procedure Code as may be applicable। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए किसी प्रावधान के तहत, किसी एक्ट के तहत जो है लागू किया जा सकता है, यानी जो एक्ट में दिए गए हैं प्रावधान उस हिसाब से भी लागू किया जा सकता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है मेंटेनेंस के लिए केस किया गया है तो उसके जो सेक्शन 28A है उसके हिसाब से जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है ऑर्डर। अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है किया गया है केस मेंटेनेंस के लिए तो उसके सेक्शन 20 सब सेक्शन 6 के अंदर जो है मेंटेनेंस के केस में जो है उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए धारा 125 CRPC के अंतर्गत अगर कोई केस किया गया है तो जो है उसके सेक्शन 128 है उसके हिसाब से जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स्ड एज अ मनी डिक्री ऑफ अ सिविल कोड एज पर द प्रोविजन ऑफ CPC। तो इसमें यह भी कहा गया है कोर्ट द्वारा कि जो है इसको एक मनी डिक्री मानकर भी, जैसे CPC में मनी डिक्री के लिए पैसे वसूली के लिए जो बात लगाया जाता है और जिस हिसाब से उसकी डिक्री की वसूली के लिए जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसी डिक्री को मानते हुए, मनी डिक्री इसको मानते हुए इसमें भी जो है मेंटेनेंस के केस में जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिस पर हमने बात की 5 जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की गई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ दोस्तों अपने के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।